मैं नई क्लास लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूँ और ये क्लास आपकी फ्यूचर परफेक्ट की होगी, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक करा चुका हूँ, जिसमें प्रेजेंट पास्ट दोनों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और फ्यूचर की इस समय सीरीज चल रही है। ये टेंस की सीरीज़ है। ऑलरेडी मैंने एक टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखी है ये वीडियो तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं टेंस को इस तरीके से आपके बीच लेके आया हूँ जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। अब देखिए, जब परफेक्ट की बात आती है तो मैं पहले है परफेक्ट क्या होता है। जो भी काम हो चुका दैट इज परफेक्ट। जो काम परफेक्ट तरीके से हो चुका दैट इज परफेक्ट। अब फ्यूचर का मतलब है जो भी हम भविष्य में काम करेंगे फ्यूचर में, यानी कि आज के बाद जो भी काम करेंगे या फिर जो भी समय आएगा आने वाला वो फ्यूचर होगा। क्लियर गाइस? तो फ्यूचर में जो भी काम हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ये है कि वो कल सुबह तक यहाँ आ चुका होगा। मैं 2020 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा। वो शाम तक सो चुकी होगी। जब मैं उसको कॉल करूँगा तो वो सो चुकी होगी। ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको हम जानेंगे। तो गाइज, अगर इस तरह के सेंटेंस आप डेली लाइफ में बोलते हैं तो वो सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। अब जब हम परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट का हमें सीधा कंसेप्ट याद है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर और हैज़ और हैव आते हैं। सुना है आपने, पढ़ते भी आ रहे हैं आजकल आप, जब से मैंने टेंस की सीरीज स्टार्ट किया। और जहाँ फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर में विल और शैल आते हैं। ये भी आप सर पढ़ा चुके हो। तो अगर पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें, पहली वीडियो में देख चुके हो, तो चलिए आगे की चीज़ें जान लेते हैं हम। अब क्या है कि मैं आपको विल को और हैव को दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो किस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। तो देखिए गाइज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें विल हैव और शैल हैव का यूज होता है। अच्छा, विल हैव और शैल हैव का यूज होता है तो इसके जो स्ट्रक्चर है, पहले तो हम स्ट्रक्चर ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ। ओ का मतलब आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल आएगा या फिर शैल आएगा। और देखो, विल और शैल का जो यूज है मैं बता चुका हूँ आपको। आई और वी का जो यूज होता, आई और वी के साथ जो यूज होता है वो शैल का यूज होता है, और रेस्ट ऑफ के साथ यूज होता है वो विल का यूज होता है। किसका होता है? विल का होता है। क्लियर? तो जहाँ भी आई आए या वी आए तो वहाँ शैल का यूज कर लेना, बाकी का विल का यूज करना। अच्छा, हालांकि आप विल का यूज सबके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल देन हैव, उसके बाद क्या है? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या आएगा? विल शैल के बाद में नॉट आएगा, देन हैव आएगा। ठीक है गाइस, ये हो गया यहाँ पर। और जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम, तो इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल और हैव, यही है, राइट। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब दो वर्ब आपस में जुड़ती हैं तो पहली वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है और दूसरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। पहली वर्ब क्या है? विल शैल, और सेकंड वर्ब है आपकी हैव। तो हैव आएगी सब्जेक्ट के बाद और शैल विल आएंगे आपके सब्जेक्ट से पहले। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव की बात हो जाए तो सेम स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, इस जगह पर नॉट लगा देना जैसे ये लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि डबल इंट्रोगेटिव। जब हम बात करते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसके अंदर WH फैमिली आती है, वॉच, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरह के जब वर्ड आते हैं वो WH फैमिली होती है। बाकी का इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है सेम ये वाला, आप देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको यहाँ उठा लेना आप एज इट इज। बस केवल WH फैमिली का वर्ड स्टार्टिंग में लगा देना। एक आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, हम सब्जेक्ट के बारे में जान रहे होते हैं उस सेंटेंस के माध्यम से, राइट। बाय दैट सेंटेंस हम जान रहे हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो WH वर्ड माइनस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जान रहे हैं। विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया गाइस। क्लियर? आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
और अब मैं आगे चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने सुना होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, चुका होऊंगा, इस तरह के शब्द आते हैं, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, चुकूंगा, या आ होगा, ई होगी, ए होगी, ये सब जब सेंटेंसेस आते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर गाइज? अच्छा, अब इसकी अगर हम पहचान, ये तो हो गया आपको हिंदी की पहचान जो आपने आज तक पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं बताने वाला। मैं आपको वो बताऊंगा कि जिसके जरिए आप इंग्लिश में सेंटेंसेस पहचान सकें या फिर हिंदी में भी आप उस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एक्चुअली जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है सर? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बच्चों, जहाँ पर कोई भी डेडलाइन दी होती है। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर है, अदर के बाद में टाइम की डेडलाइन। क्या है? टाइम की डेडलाइन अगर दी हुई है तो क्या होगा? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा, एंड में क्या होगा उसमें, है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या है? टू टेल अबाउट एनी एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। क्या समझ में आता है आपको? टू टेल अबाउट एनी एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक निश्चित समय के बारे में, मतलब एक निश्चित समय, मतलब फ्यूचर में एक निश्चित समय में अगर कोई काम खत्म हो रहा है, कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, और उस एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बाय द टाइम, बाय देन, बाय जुलाई, बाय इवनिंग, बाय 4 o'clock, बाय 8 PM, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब देखिए बाय का मतलब क्या है यहाँ पर, बाय का क्या मतलब है? मैं आपको पहले वाई का मतलब बताता हूँ बच्चों। बाय का मतलब होता है बिफोर, पहले। जैसे कि हमने कहा कि 4 PM, 4 बजे से पहले या 4 बजे तक। अब 2 कंडीशन आती है, तक के लिए तो यूज होता है टिल का। किसका यूज होता है? टिल का। तो सर ये बाय का मतलब क्या है? बेटा बाय का मतलब है बिफोर। क्या मतलब होता है? बिफोर। समझते चलिए इसको, ठीक है। बाय का मतलब होता है बिफोर, इसका मतलब पहले। अब कोई भी एक टाइम है, जैसे कि मान के चलिए ये टाइम है आपका, यहाँ पर बजे हुए हैं 6 और यहाँ 6 PM है, यानी कि शाम का 6 बजा हुआ है। यहाँ से डे स्टार्ट होता है हमारा, मॉर्निंग स्टार्ट होती है। क्या होती है? मॉर्निंग स्टार्ट। तो मैंने कहा कि मैं 6 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लूँगा। अब इसके अंदर 2 बातें आती हैं। अगर काम 6 बजे से पहले हो जाता है तो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। और अगर 6 बजे तक होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता। यानी कि टिल 6 PM आएगा तो वहाँ पर आपका फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा। और अगर बाय 6 PM आएगा, उससे 1 मिनट पहले तक भी काम कंप्लीट होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लूँ आपसे कि हम सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं हमारे सेंटेंस। जैसे कि मैंने छोटा सा एक सेंटेंस उठाया कि वे आ गए होंगे, वे आ गए होंगे। हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, बोला वो तो स्टॉप पे आ गए होंगे। कैसे बोलेंगे? वे आ गए होंगे, तो दे विल हैव कम। कम जो है, कम, कैम, कम, ये कम सेकंड फॉर्म कैम होती है, बाकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम की कमी होती है। तो दे विल हैव कम, वे आ गए होंगे। वे घूम लिए होंगे, इस कैसे बोलेंगे इसको? दे विल हैव वॉक्ड, वो घूम लिए होंगे। या फिर घूम चुके होंगे, तो दे विल हैव वॉक्ड। ठीक है। मेरा बाबू सो गया होगा, मेरा बच्चा या मेरा बाबू सो गया होगा। इस तरीके से सेंटेंसेस हम जब यूज करते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि माई बेबी विल हैव स्लेप्ट, माई बेबी विल हैव स्लेप्ट। मेरा बाबू सो गया होगा, मेरा बच्चा सो गया होगा। ठीक है। सुबह तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे।
आप कहीं रुके हुए हैं और आपका एक साथ वाला व्यक्ति ये कहता है कि भाई एक काम करेंगे, सुबह ना वहाँ घूमने चलेंगे, बहुत अच्छा पार्क है। और सुबह तक तो हम यहाँ से निकल चुके होंगे, भाई हमें ट्रेन पकड़नी है सुबह की 6 बजे की, तो हम 5 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो कैसे बोलेंगे इसको कि वी शैल हैव लेफ्ट फ्रॉम हेयर बाई मॉर्निंग। अब बाई मॉर्निंग क्यों आया है? बाई मॉर्निंग आया है कि सुबह तक, यानी कि जैसी सुबह होगी उससे थोड़ा सा पहले ही हम निकल चुके होंगे यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे इसको? वी शैल हैव लेफ्ट फ्रॉम हियर बाई मॉर्निंग। अब देखिए बी के साथ शैल का यूज हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो यहाँ नहीं गई होगी, वो वहाँ नहीं गई होगी, वो वहाँ नहीं गई होगी। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो बोला कि भाई कहाँ चली गई वो वहाँ तो नहीं गई होगी भाई, तो कैसे बोलेंगे इसको कि सी विल नॉट हैव गॉन देयर, सी विल नॉट हैव गॉन देयर, सी विल नॉट हैव गॉन देयर, वो वहाँ नहीं गई होगी। अच्छा एक बात आती है बिल नॉट हैव, जो बिल नॉट हैव है इसको हम बिल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दोनों को मिलाकर के कोई शब्द बनाया जाता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए किस तरीके से बनते हैं वो भी समझ लीजिए। ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस हैं। आई विल हैव, तो इसको बोलेंगे आई विल हैव। यू विल हैव, इसको बोलेंगे यू विल हैव। देखिए यहाँ पर बिल को किस तरह से किया गया है आप देख रहे हैं ये, और ये मैं पहले भी टेंस में जो पहले कंप्लीट कराया था, मैंने आपका इंडेफिनिट कराया था, तभी फ्यूचर इंडेफिनिट तब बता दिया था आपको। नहीं अगर देख पाए हैं वो वीडियो तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में देखें, अंतर यहाँ पर आप सीख सकते हैं। आई विल हैव, तो आई विल हैव। यू विल हैव इसका मतलब यू विल हैव। दे विल हैव इसका मतलब दे विल हैव। और अगर हम ये बोलें कि आई विल नॉट हैव, तो आई विल नॉट हैव को क्या बोलेंगे? विल नॉट को वॉन्ट बोलेंगे, तो आई वॉन्ट हैव। और अगर मैं ये कहूँ कि आई शैल हैव, तो बोलेंगे इसको भी आई विल हैव। देखिए आई विल हैव और आई शैल हैव दोनों को क्या बोलते हैं? आई विल हैव, आई विल हैव, ठीक है। इससे पता नहीं चलता है जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस में जोड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं इनका, तो पता नहीं चल पाता कि आई शैल है या फिर आई विल है, ठीक है। लेकिन अब देखिए विल नॉट को तो बोलते हैं वॉन्ट, तो शैल नॉट को भी तो कुछ बोलते होंगे, तो शैल नॉट को बोलते हैं बेटा शांट। कैसे? आई शैल नॉट हैव, तो आई शांट हैव, आई शांट हैव। बहुत से लोग इसको सेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट, जैसे कि आई सेंट, तो आई शांट होता है ये ना, शांट। शैल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो क्या होता है? शांट, ठीक है बेटा। यहाँ तक होगी कंप्लीट चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका तुम 2010 तक क्या कर चुके होंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई मैं 2010 तक ये कर चुका हूँगा, ठीक है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है तो मुझे, उसके बाद में तो मैं आसमान सिर पर उठा दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। तो उसका दोस्त बोल रहा भाई तुम 2010 तक क्या कर चुके होंगे ये तो बता दो, कितना पैसा कलेक्ट कर चुके होंगे आप, क्या मतलब किस तरह से लाइफ जी रहे होंगे उस समय। तो व्हाट विल यू हैव डन बाई 2010, व्हाट विल यू हैव डन बाई 2010, 2010 तक तुम क्या कर चुके होंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम सेंटेंसेस देख लें कि हमारे सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। I'll have completed this task by evening। देखिए इसमें by evening आया है, और by evening मैंने क्या बताया था? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शाम तक वो है अपना काम, शाम तक ये काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा, मैं शाम तक ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। इसको कैसे बोलेंगे? I'll have completed this task by evening, ठीक है। नेक्स्ट है आपका you'll have reached at home by 8 PM, you'll have reached at home by 8 PM। तुम 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, तुम 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर कौन से 8 हैं? शाम के 8, यानी कि तुम शाम को 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे by 8 PM। क्लियर? She will have gotten angry a lot, she will have gotten angry a lot, इसको बोलते हैं she'll have gotten angry a lot। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होगी, है ना। जैसे कि आप घर पर लेट पहुँचे ना, और आपकी मदर या फिर आपकी वाइफ या कोई भी पर्सन जो वेट कर रहा है और आप काफ़ी लेट हो गए, तो उस समय हम अब बोल सकते हैं कि भाई अब हमें चलना चाहिए यार, वो बहुत गुस्सा होगी, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसको कि she will have gotten angry a lot, वो बहुत गुस्सा होगी। नेक्स्ट है आपका you will have already hear this news, you will have already hear this news। आपको ये समाचार पहले ही मिल चुका होगा। कोई भी न्यूज है
ठीक है, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ है या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड न्यूज़ है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है, आपके करियर से रिलेटेड न्यूज़ है, तो अगर हम ये कहें कि आपको ये समाचार तो पहले मिल चुका होगा, है ना, तो आपको ये समाचार पहले मिल चुका होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, ठीक है, आपको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका शी विल हैव टेकन ऑल द आइसक्रीम। शी विल हैव टेकन ऑल द आइसक्रीम, वो सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी। आप घर पे अपने आइसक्रीम का डिब्बा रख के आए और फिर उसके बाद बोले जल्दी चलो भाई, मैं रात को फ्रिज में रख के आया हूँ आइसक्रीम का डिब्बा, वो सारी आइसक्रीम खा चुकी हो, क्योंकि वो आइसक्रीम की बहुत फॉन्ड ऑफ है। क्या है? बहुत फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण विल हैव गॉन टू जिम। करण जिम जा चुका होगा। अब इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं कैसे? बाई इवनिंग या बाई नाउ, दोनों में से एक बोल सकते हैं कि अब तक करण जिम जा चुका होगा। तो कैसे बोलेंगे इसको? करण विल हैव गॉन टू जिम नाउ, बाई नाउ। करण अब तक जिम जा चुका होगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, सतीश विल हैव बीटन टू हिम। सतीश ने उसको पीटा होगा। सतीश ने उसको पीटा होगा। ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं कि सचिन उसको पीट चुका होगा, है ना। मुझे लग रहा है कि सचिन उसको पीट चुका होगा अब तक भाई, क्योंकि उसने सचिन को गाली दी थी या सतीश को गाली दी थी और वो उसको पीट चुका होगा, कंफर्म मुझे पता है, वो बहुत इस टाइप का लड़का है ना। चलिए नेक्स्ट, संजना विल नॉट हैव met to CM। संजना विल नॉट हैव met to CM, इसका मतलब है संजना CM से नहीं मिल चुकी होगी। एक्चुअली संजना गई है CM से मिलने, लेकिन मुझे लगता है कि संजना CM से नहीं मिल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो शेड्यूल है बहुत टाइट है ना, वो ऐसे ही किसी को समय नहीं देते। तो हम उस समय हम बोल सकते हैं कि संजना विल नॉट हैव टू मेट टू CM, ठीक है। CM की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, CM की जगह PM कर सकते हो, बॉस कर सकते हो, या फिर किसी का पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं हिम, कि संजना उससे नहीं मिल चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सौरभ विल नॉट डन हिज होमवर्क बाय 7 PM। सौरभ अपना गृह कार्य 7 बजे तक नहीं कर चुका होगा। क्यों नहीं कर चुका होगा? क्योंकि 7 बजे तो वो ट्यूशन से पढ़ के ही आता है, इसलिए कहाँ से कर चुका होगा? नहीं कर चुका होगा। तो कैसे बोलेंगे? सौरभ विल नॉट डन हिज होमवर्क बाय 7 PM। तो सौरभ शाम को 7 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, शी विल हैव गॉन बाय इवनिंग। शी विल हैव गॉन बाय इवनिंग, वो शाम तक जा चुकी होगी, ठीक है। हम उसके बाद ही चलेंगे जब वो चली जाएगी। तो भाई कब तक जाएगी वो? कि वो शाम तक जा चुकी होगी। तो कैसे बोलेंगे? शी विल हैव गॉन बाय इवनिंग, वो शाम तक जा चुकी होगी, ठीक है भाई। पार्टी तभी होगी जब वो चली जाएगी। चलिए, शी विल कंप्लीटेड हिज, शी विल have completed his study by 2026। वो अपनी पढ़ाई 2026 तक पूरी कर चुका होगा। तो कैसे बोलेंगे? she will have completed his study by 2026। वो अपनी पढ़ाई 2026 तक कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, she will have कम हेयर बाई 7 PM। वो यहाँ 7 बजे तक आएगी। सपोज आप किसी भी लड़की का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप और वेट कर रहे हैं, तो आपके साथ में आपका फ्रेंड है, बोला भाई काफ़ी देर हो गई यार, कब तक आएगी यार? वो बोला 7 बजे तक आएगी भाई। वो कब तक आएगी? 7 बजे। तो शी विल हैव कम हेयर बाई 7 PM। वो 7 बजे तक आएगी, इसका मतलब वो 7 बजे तक यहाँ आ चुकी होगी। दो बातें होती हैं कि वो 7 बजे तक यहाँ आएगी, तो शी विल कम हेयर टिल 7 PM, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम ये कहें कि भाई हमें पक्का पता है कि वो सुबह, मतलब कि वो शाम को 7 बजे तक यहाँ आ चुकी होगी, तो कैसे बोलेंगे इसको? शी विल हैव कम हेयर, शी विल हैव कम हेयर बाई 7 PM। वो शाम को 7 बजे तक यहाँ आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम सेंटेंस, हमने इंट्रोगेटिव देख लिया, हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, कुछ इंट्रोगेटिव टाइप में भी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे shall I have got my salary by 15th। shall I have got my salary by 15। क्या मुझे 15 तारीख तक सैलरी मिल चुकी होगी? क्या मुझे 15 तारीख तक सैलरी मिल चुकी होगी?
अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और उस समय आप ड्यूरिंग योर ज्वाइनिंग, ठीक है, जिस समय आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है या फिर आपकी बातें चल रही हैं, इंटरव्यू हो रहा है, तो उस समय आप पूछ सकते हो कि क्या मुझे सैलरी 15 तारीख तक मिल चुकी होगी, है? मिल जाएगी मेरे को। आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या मुझे 15 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी, ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर हम श्योर करना चाहते हैं इस बात को कि क्या हमें 15 तारीख तक सैलरी मिल चुकी होगी, कन्फर्म है, तो कैसे बोलेंगे इसको कि shall I have got my salary by 15th? ओके, नेक्स्ट, shall we have reached at hospital by 7 PM? क्या हम शाम 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे? क्या हम 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे? हम रास्ते में हैं और डिस्टेंस करीब 300-400 किलोमीटर्स की है, तो हम जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, हम उनसे बोल रहे हैं कि क्या हम शाम 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे? एक्चुअली प्रॉपर तरीका तो होता है कि हम शाम को 5 बजे तक या 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ऐसे बोल दें, लेकिन हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई। हिंदी में हमारी मदर लैंग्वेज है हिंदी, तो हम जैसा बोलना चाहें ऐसा बोलें। तो उसको इंग्लिश में भी तो कन्वर्ट करना होगा, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस अलग है, फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस अलग हैं, ठीक है। हर बात का सेंस है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा और मैं खाना खा चुका हूँगा, तो दोनों में अंतर है ना, कि मैं अभी खाऊंगा यानी खाया नहीं है, और खा चुका हूँ इसका मतलब खा पी के फ्री हो जाऊंगा जब तक आप आओगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, विल अंजू हैव कम बाय ट्रेन बाय 4 AM? क्या अंजू सुबह 4 बजे तक ट्रेन से आएगी? यह सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। और अगर मैं इस बात को कह दूं कि क्या अंजू सुबह 4 बजे तक ट्रेन से यहाँ पहुँच चुकी होगी, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो दोनों में बच्चों डिफरेंस समझते हो चलना। मैं डबल इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर हम ये कह दें कि अंजू सुबह 4 बजे, क्या अंजू सुबह यहाँ 4 बजे तक बाई ट्रेन से पहुँच चुकी होगी, तो कैसे बोलेंगे? विल अंजू हैव कम बाई ट्रेन बाई 4 AM, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर सुबह 4 बजे कहाँ पर है बेटा? ये 4 AM है ना, इसका मतलब भी सुबह का होता है। AM कब होता है? मॉर्निंग में। और PM कब होता है? इवनिंग, यानी कि आफ्टर नून, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विल ही नॉट हैव डन हिज प्रोजेक्ट बाय टुमारो? क्या वह इस प्रोजेक्ट को कल तक कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, है? जैसे कि सपोज करिए कि कल की मीटिंग है, कल शाम को मीटिंग है, हमें प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट दिया है उसको हमें डिस्प्ले करना है, हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम उस और हमारा प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, तो हम अगर हम किसी सुपरवाइजर से कह रहे हैं, अगर आप बॉस हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई आपके अंडर वो व्यक्ति कर रहा है काम, तो क्या वो कल तक ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर चुका हो? क्या वो कल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुका होगा? तो कैसे बोलेंगे इसका? विल ही नॉट डन दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है, क्लियर। चलिए हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आज रात तक इस काम को कौन कौन पूरा कर देगा, और अगर कर देगा, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर मैं ये कह दूं कि आज रात तक इस काम को कौन कौन पूरा कर चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है गाइस। तो इसी को हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि कौन कौन आज रात तक अपने कार्य को पूरा कर चुका होगा। तो कैसे बोलेंगे? हु ऑल विल हैव डन योर टास्क बाय टुनाइट? कौन कौन अपना टास्क आज रात तक कंप्लीट कर चुका होगा। यहाँ तक की चीज़ें अगर समझ में आ चुकी हैं आपकी, ये तो रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। क्या था? सिंपल स्ट्रक्चर। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके साथ में जब फ्यूचर इंडेफिनिट जुड़ता है तो किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट जुड़ता था, और फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अब बस करें। और अगर आप अपने फ्रेंड को कहना चाहते हैं कि भाई मैं स्पीक इंग्लिश गुरु से इंग्लिश पढ़ता हूं, तो या तो आप वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी किसी के मोबाइल में सर्च करना हो ये चैनल, तो कैसे सर्च करेंगे आप? स्पीक इंग्लिश गुरु बाय राज सर, स्पीक इंग्लिश गुरु बाय राज सर। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिखाई दे जाएंगे। जब भी आप स्पीक इंग्लिश गुरु सर्च करेंगे तो हो सकता है कई चैनल
लिंक कर जाएं। इस नाम से नहीं, लेकिन कुछ अदर नेम से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या डालना है, स्पीक इंग्लिश गुरु बाय राज सर, और लोगो मेरा येलो कलर का है, येलो कलर में स्पीक इंग्लिश गुरु लिखा हुआ है, उस पर आप देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, बाई का यूज़ समझ में आ चुका होगा, बाई कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए, अब बाई का यूज़ तो समझ में आ गया, बाई इक्वल टू बिफोर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बिफोर का यूज और डेफिनेट प्लस फ्यूचर परफेक्ट को, दोनों को मिला करके कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रचना होती है और किस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं या फिर स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले जाते हैं। तो चलते, तब तक मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नए जोश में और नए सेंटेंसों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।